नागपुर नाम के एक शहर में मंगतराय नाम के एक आदमी की बस कंपनी रहती है। पूरे शहर में उसी की बसें चलती है। उसी गांव में नितिन नाम का एक आदमी रहता है। नितिन रोजी रोटी कमाने के लिए मंगतराय की बस कंपनी में ड्राइवर का काम करता है। वो रोज बस ड्राइव करता है और महीने के आखिर में मिले पैसों से अपना घर चलाता है। एक दिन नितिन की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। नितिन की बीवी पूनम उससे कहती है, अजी सुनिए, बेटी की तबीयत खराब हो गई है। उसे तेज बुखार आया है, जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अरे बेटी को अचानक क्या हुआ? ठीक है, चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। नितिन और पूनम दोनों अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और कहते हैं, देखो नितिन, तुम्हारी बेटी को मलेरिया हो गया है और इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, जिसका खर्चा भी ज्यादा होगा। तुम जल्दी से काउंटर में 5,000 रुपए जमा कर दो, मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। डॉक्टर जैसे ही ट्रीटमेंट के 5,000 रुपए बोलते हैं, नितिन और पूनम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तभी नितिन पूनम से कहता है, पूनम तुम एक काम करो, तुम बेटी के साथ ही रहो और मैं मालिक के पास जाकर कुछ पैसे लेकर आता हूँ। नितिन जल्दी से अपनी बस कंपनी के मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मेरी बेटी की तबीयत खराब है मालिक, कृपया मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। मुझे मेरी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करना है। मंगतराय उस वक्त बहुत शराब पीकर रहता है। वो बहुत बदतमीजी के साथ नितिन से बात करता है। वो कहता है, अरे ये क्या वक्त है मुझसे पैसे मांगने का? वैसे भी मैं रात को कभी किसी को पैसे नहीं देता। अरे बड़ा अशुभ होता है रात को पैसे देना। चलो जाओ यहाँ से, और वैसे भी मैं तुझे पैसे दूंगा तो तू वापस कैसे करेगा? तेरी पगार ही तो 4,000 रुपए। मालिक की बातें सुनकर नितिन बहुत नाराज होता है और वहां से चला जाता है। वो सोचता रहता है कि क्या करे। तभी उसे अपनी उंगली में एक पहनी हुई शादी की अंगूठी दिखती है। वो जल्दी से सुनार के पास जाता है और अपनी अंगूठी बेच देता है। अंगूठी के 5,000 रुपए मिलते हैं। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और बेटी को एडमिट करके उसका इलाज शुरू करता है। नितिन बेटी के साथ ही हॉस्पिटल में रहता है। कुछ दिनों में बेटी ठीक हो जाती है। फिर नितिन वापस काम पर चला जाता है। तब उसका मालिक उसे कहता है, अरे सुन नितिन, तुम अब काम पर मत आना। तुम इतने दिन काम पर नहीं आए तो मैंने दूसरा ड्राइवर रख लिया। लेकिन मालिक, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं नहीं आ सका, आप तो जानते हैं। अरे वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम चलो जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक, फिर पिछले महीने का पगार तो दे दीजिए। अबे तो क्या पागल हो गया? तू काम पर नहीं आया तो मेरा कितना नुकसान हुआ तू जानता भी है? वो नुकसान कौन भरेगा रे? तेरे पगार से ही काट लिया मैंने। चलो जाओ यहाँ से, कोई पगार वगार नहीं मिलेगा तुझे। ये बात सुनकर नितिन मालिक के पैर पड़ता है और गिड़गिड़ाकर कहता है, नहीं मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए। पहले ही आपने मुझे काम से निकाल दिया, कम से कम मेरा पगार तो दीजिए मालिक, ताकि मैं दूसरा काम ढूंढकर अपना गुजारा कर सकूं। अरे यार, तुझे कितने बार बोला पगार नहीं मिलेगा, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी मंगतराय की नजर उसकी डबल डेकर खराब बस पर पड़ती है, जो किसी काम की नहीं रहती और पूरी खटारा होकर रहती है। उसे देखकर मंगतराय कहता है, अच्छा एक काम कर, तुझे कुछ तो चाहिए ना, जा बाहर वो डबल डेकर बस खड़ी है ना, वो खटारा बस, उसे लेकर जा, उसे कबाड़ में बेच दे और जितने पैसे मिलेंगे वो तेरे। पैसे नहीं मिलते तो नितिन वो डबल डेकर खटारा बस लेकर घर आता है। पूनम उससे पूछती है, अरे ये खटारा बस क्यों लेकर आए जी? मालिक ने काम से निकाल दिया और पगार भी नहीं दिया। उसके बदले ये बस कबाड़ में बेचने के लिए बोला। अरे ऐसी चीजें कभी कभी काम में आती है। चलिए जरा बस को देखते हैं। दोनों बस को अच्छी तरह से देखते हैं। बस सिर्फ बाहर से ही खटारा रहती है, लेकिन अंदर से अच्छी होती है। सिर्फ सीटें ही टूटी फूटी रहती है। नितिन उस बस को सुधारता है और बस के ऊपर के डेक को निकालकर स्विमिंग पूल रखता है और दूसरे दिन बस को स्टैंड पर लेकर आता है।
वहां पर मंगत राय की बस पहले से ही भरी होती है। तभी नितिन बोलता है, चलो चलो जल्दी से बैठो, इस कड़ी धूप में बस में लगे स्विमिंग पूल में ठंडे ठंडे पानी में नहाते हुए सफर का मजा लो। ये सुनते ही सारे लोग मंगत राय की बस से उतरकर नितिन की बस में बैठ जाते हैं। मंगत राय सर पर हाथ रखकर देखता रहता है। फिर रोज नितिन बस चलाकर पैसे कमाता है और नई बस लेकर उसमें भी स्विमिंग पूल लगाता है और मंगत राय की बस कंपनी देखते देखते बंद हो जाती है। एक गांव में किशोर नाम का एक आदमी और उसकी बीवी भाग्यश्री रहते थे। दोनों स्वभाव में बहुत अच्छे और समझदार थे। किशोर क्रांति के नाम के एक आदमी से कच्चे समोसे खरीदता था और भाग्यश्री उसे घर में तल के दोनों बाजार में समोसे बेचते थे और मिले हुए पैसों से अपना घर चलाते थे। अरे क्रांति, आज मुझे 50 समोसे देना। आज ज्यादा समोसे बेचकर देखूंगा कि बिकते हैं या नहीं। अच्छा किशोर, मुझे पता है 50 समोसे ऐसे ही बिक जाएगी। ऐसे ही क्रांति से कच्चे समोसे लेकर किशोर और भाग्यश्री समोसे बेचते बेचते उनकी छोटी सी दुकान बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत लोग किशोर की दुकान से समोसे खरीदने लगे और अब उनका व्यापार भी बड़ा हो गया। लेकिन समोसे भी जल्दी ही खत्म होने लगे, जिसकी वजह से काफी लोग बिना समोसे के ही वापस चले जाते थे। काफी लोग दुकान से अब खाली हाथ जाने लगे हैं। अगर मैं क्रांति से ज्यादा समोसे लूंगा तो किसी को खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करता हूँ, क्रांति से जाकर पूछता हूँ कि वो मुझे दिन में कितने समोसे दे सकता है। किशोर क्रांति के घर जाता है। अरे क्रांति, आज से मुझे ज्यादा कच्चे समोसे चाहिए। काफी लोग दुकान से अब खाली हाथ जाने लगे हैं। लगता है मुझे ज्यादा समोसे रखने पड़ेंगे आज से। हाँ किशोर, बताओ मुझे कितने समोसे चाहिए तुम्हें? आज से मुझे 100 कच्चे समोसे चाहिए। ऐसा बोलकर किशोर 100 समोसे लेकर जाता है, लेकिन क्रांति सोचता है, अच्छा, तो किशोर का समोसे का धंधा अच्छा चल रहा है, तभी तो वो ज्यादा समोसे लेकर जा रहा है और मेरे देखो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। जबकि कच्चे समोसे मैं ही बनाता हूँ, सारी मेहनत मेरी रहती है और किशोर का फायदा। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरे फायदे के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, कल से किशोर के समोसे में कम कीमत वाला मसाला डाल दे के देता हूँ। अगले दिन से क्रांति जैसे सोचता है वैसा ही कम कीमत वाला मसाला डाल के किशोर को समोसे बेचता है। किशोर और उसकी बीवी घर में समोसे तलने लगते हैं। तभी, अरे आज के समोसे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। कल से बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। दूसरे दिन किशोर समोसे तलता है, लेकिन वो समोसे भी वैसे ही बन जाते हैं। ये सोचकर किशोर भाग्यश्री से कहता है, आज के समोसे भी वैसे ही बने हैं। लोग समोसे नहीं खाएंगे ऐसे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुकान ठीक से नहीं चलेगी। इसलिए भाग्यश्री, कल से तुम ही समोसे बनाना सीखो। भाग्यश्री समोसे बनाना सीखती है और किशोर क्रांति से जाकर कहता है, अरे क्रांति, आज से हमें तुम्हारे समोसे नहीं चाहिए। मेरी बीवी ने समोसे बनाना सीख लिया है। अब किशोर की बीवी ने समोसे बनाना सीख लिया तो कोई भी गड़बड़ नहीं होती और दुकान भी अच्छी चलने लगी थी और किशोर का बहुत मुनाफा होने लगा था। हर रोज की तरह जैसे क्रांति कच्चे समोसे बेचने बाहर निकलता है तो वो किशोर की दुकान में लगी भीड़ को देखता ही रहता है। बाप रे बाप, इतने लोग! किशोर के समोसे तो बहुत लोग खरीदने लगे हैं। लगता है उसके बीवी समोसे बनाने में निपुण हो गई है, इसलिए मुझसे समोसे खरीदने बंद कर दिए हैं। ऐसा है, वक्त आ गया है, किशोर की दुकान ही बंद करवा देता हूं मैं। ऐसा सोचकर क्रांति घर में एक समारोह रखता है, जिसके लिए वो गांव के काफी सारे लोगों को बुलाता है और मेहमानों को खाने के लिए वो किशोर की ही दुकान से समोसे लेने जाता है। अरे किशोर, मुझे आज सारे के सारे समोसे चाहिए। इतने सारे समोसे तुम्हें क्यों चाहिए क्रांति? मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं ना, आज उनके नाश्ते के लिए समोसे चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये ले लो। क्रांति किशोर की दुकान से समोसे लेकर घर जाता है और वो किशोर की समोसे की जगह पर
अपने बनाए हुए खराब समोसे सारे मेहमानों को खिला देता है। समोसे खाने के बाद सारे मेहमानों के पेट में गड़बड़ होने लगती है। सारे मेहमान पेट पकड़कर बैठते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के सरपंच आते हैं। वो सारा नजारा देखते हैं और पूछते हैं, अरे ये क्या हुआ तुम सब लोगों को? ऐसे पेट पकड़कर क्यों बैठे हो? सरपंच जी, हमने यहाँ नाश्ते में समोसे खाए, तभी से हमारे पेट में दर्द होने लगा है। अरे क्रांति, ये समोसे में क्या मिलाया तुमने जो सारे लोगों के पेट में दुखने लगा है? मुझे नहीं पता सरपंच जी, ये समोसे तो मैं किशोर की दुकान से लाया हूँ। अरे सुनो, किशोर को बुलाकर यहाँ लेकर आओ। जैसा सरपंच कहते हैं वैसे ही दो सैनिक किशोर को पकड़ने के लिए उसके घर जाते हैं। ये देखकर किशोर की पत्नी भाग्यश्री भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। क्या हुआ सरपंच जी, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? क्या तुमने आज क्रांति को समोसे बेचे? हाँ सरपंच जी, लेकिन हुआ क्या है? तुमने समोसे में क्या मिलाया है? जब से सारे लोगों ने समोसे खाए उनके पेट में दर्द होने लगा है। सारे के सारे लोग दर्द से तड़प रहे हैं। लेकिन मैंने तो रोज की तरह से ही समोसे बनाए हैं और काफी सारे लोगों ने खरीदे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। सरपंच किशोर को बंदी बनाने के लिए कहते हैं और सैनिक उसे लेकर जाते हैं। इधर किशोर की पत्नी सोचती रहती है कि ये किसने किया और कैसे किया। तभी क्रांति हंसते हुए अपने घर जाते रहता है। किशोर की पत्नी उसके पीछे पीछे क्रांति के घर चुपके से खिड़की से देखती है। क्रांति अपने बीवी को बताता है, अरे सुनो, आज मैंने किशोर के अच्छे से मजा चखाया। अब उसे समझ आएगा कि मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। मैंने उसके सारे समोसे की जगह खराब समोसे मेहमानों को खिलाया और वो बेचारा मेरे जाल में फंस गया है। उसके समोसे तो वही पड़े पड़े सड़ रहे हैं। ये सारा नजारा देखकर किशोर की बीवी को बात समझ में आती है। वो जल्दी से सरपंच के पास जाती है। सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो भाग्यश्री, क्या कहना चाहती हो? सरपंच जी, मैं अभी अभी क्रांति के घर से आ रही हूँ। मैंने क्रांति को उसके बीवी के साथ बात करते हुए सुना। देखा तो वो हमारे समोसे की जगह पर खराब समोसे उसने मेहमानों को खिलाए ताकि हमारी दुकान बंद हो जाए, और उसने हमारे समोसे वही अपने घर पर छुपा के रखे हैं। ऐसा है क्या? चलो मेरे साथ, अभी उसके घर चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। सरपंच और भाग्यश्री क्रांति के घर जाते हैं। सरपंच देखते हैं कि किशोर के बनाए समोसे वही कोने में छुपा कर रखते हैं। क्यों क्रांति, ज्यादा होशियार बनते हो? किशोर को फंसाना चाहते हो? सिपाहियों, पकड़ लो इसे और दे दो उसे पुलिस के पास। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी। दरअसल किशोर ने मुझसे समोसे लेकर अपनी दुकान बड़ी कर ली, लेकिन मेरा फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए ना। सरपंच जी किशोर को छोड़ देते हैं और भाग्यश्री को उचित इनाम देते हैं। खाओ भूत, भूत के रूप में बदले दो मित्र। एक गांव में गौतम नाम का व्यक्ति मिठाई की दुकान चलाता था। एक दिन दुकान के पास दो मित्र बिट्टू और बन्नू आए। उस दुकान के सामने रहे गद्दी पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। अरे बन्नू, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों रे, क्या हुआ? अरे तुझे पता नहीं है क्या? तुम्हारी बातों से और डराओ मत, जल्दी बताओ क्या हुआ। वो क्या है कि नहीं रे, उस बारे में बताने से तू भी डर जाएगा। रहने दे, रात को तू वैसे ही सोता नहीं है। अरे बिट्टू, पहले बता तो। चल ठीक है, तेरी इच्छा है, अब बताता हूँ, बाद में डरियो मत। ठीक है, नहीं डरूंगा। अब तू उस विषय के बारे में बताएगा या नहीं? क्या हुआ बिट्टू, किसको डरा हुआ कह रहे हो, और डर क्या है? अपने गांव में दो भूत घूम रहे हैं अंकल। वो दोनों बहुत खाऊ भूत हैं। हर रात के समय हर एक घर के सामने एक थाली में भोजन लगाना पड़ेगा। अपने घर में कोई खाने की चीज बनी हो तो उनके सामने लाना पड़ेगा। हमारे सो जाने के बाद वो आकर और खाकर चले जाएंगे, नहीं तो वो हमें मार डालेंगे। कुछ दिनों में अपनी कॉलोनी में ऐसा कर रहे हैं। आप लड्डू नहीं बना रहे हो क्या अंकल? अरे बिट्टू, तुम तो नादान हो, कोई कुछ भी कहता है मान लेते हो। अंकल, आपको भूत का भय नहीं है क्या? डर? मुझे?
उस भूत से, उसकी नजर मुझ पर पड़े ना तो पेड़ पर बांध कर पीटूंगा। पता नहीं अंकल, आपकी मर्जी। अरे बिट्टू, तुम अंकल को मत डराओ। अरे बन्नू, मुझे कोई डर नहीं है, वो भूत मेरा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंकल वो 2 भूत रात में प्लेट भर अगर आपने उनको लड्डू नहीं लगाया तो वो आपका भी काम तमाम कर देंगे। वे मेरा कुछ नहीं कर सकते, निकलो यहाँ से। बाद में बिट्टू और बन्नू वहां से घर लौट जाते हैं। रात हो जाती है। गौतम दुकान बंद करके अपने पलंग पर सो जाने के लिए जाता है। आधी रात तक तो वो भूतों के बारे में ही सोच रहा था और सो नहीं रहा था। वे 2 भूतों के बारे में कभी सुना नहीं था। फिर बिट्टू और बन्नू ऐसा क्यों कह रहे थे? फिर भी मुझे कुछ नहीं कर सकते वो। इतने में दुकान के पास उसे आवाज सुनाई देती है। गौतम धीरे से उठकर झांक कर देखता है। वहां 2 भूत बातें कर रहे थे। इस गांव में सब लोग बहुत भोजन लगा रहे हैं, लेकिन इस सेठ ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया। इसका काम तमाम करते हैं, आज के लिए छोड़ देते हैं। कल हमें थाली भरकर अगर लड्डू नहीं लगाई तो तैयार किए हुए लड्डू के साथ दूसरी मिठाई भी खा लेंगे, तब उसको अकल आएगी। ऐसा ही करेंगे, तभी गौतम को समझ आएगा। चलो दूसरे घर चलते हैं। दोनों भूत वहां से चले जाते हैं। उनकी बातें सुनकर गौतम को डर लगता है और वो कांप जाता है। बाप रे, इतने बड़े भूत! बिट्टू बन्नू सच्ची बोले थे। इन भूतों से पंगा मोल लेना अच्छी बात नहीं है। एक काम करूंगा, मेरा तो पूरा व्यापार ही बिगड़ जाएगा। नहीं तो कल से थाली भर के लड्डू लगाऊंगा। अगले दिन रात को एक थाली भर के लड्डू रखता है। बाप रे, वे 2 भूत आए, जल्दी से खाकर चले जाएं। ओ गौतम, एक बार इधर आओ, तुम्हारी तारीफ करेंगे। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, आप खाओ और जाओ। ठीक है, रोज ऐसे ही लड्डू रखो। लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। कल और थोड़े ज्यादा लड्डू लगाना। ठीक है, वैसे ही करूंगा। जाते हैं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बिट्टू और बन्नू दुकान पर आते हैं। अरे बिट्टू और बन्नू, बहुत दिनों से लड्डू खरीदने के लिए नहीं आ रहे हो। लेकिन बिट्टू, तुमने जो कहा था वो सच है। हर रोज 2 भूत आकर लड्डू खाकर जा रहे हैं। मुझे डर लग रहा है, घर पर मैं अकेला हूं। आज आप लोग मेरे साथ ही रहो ना, आपको भी उन भूतों के बारे में बताऊंगा। बाप रे, हमें तो बहुत डर लगता है, हम तो नहीं रहेंगे। मेरे साथ रहो ना प्लीज, तुम यहाँ से जाना मत। ठीक है, आज की रात आपके साथ ही रहेंगे। आधी रात हो जाती है। अरे बिट्टू, आज भी दोनों भूत क्यों नहीं आ रहे हैं? वो आने के बाद हमें बुलाएंगे, सो जाओ। गौतम सो जाता है। बाद में तुरंत बिट्टू और बन्नू उठ जाते हैं। अरे बन्नू फंस गया रे, अब क्या करेंगे? गौतम सो गया, हम धीरे से चलकर लड्डू खाएंगे, चलो। अरे उन लड्डू को देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। हम हर दिन इसी टाइम आकर लड्डू खा के चले जाते थे। चलो, गौतम के जागने से पहले लड्डू खाएंगे। दोनों मिलकर खाने लगते हैं। उनकी आवाज से गौतम जाग जाता है और देखता है, आहा भूत, वो 2 भूत तुम ही हो क्या? अपने मन में वो ये कहता है और सुबह हो गई। जागो, तुम लोग सो गए, वो 2 भूत आकर लड्डू खा के चले भी गए। क्या बात है अंकल, हमें पहचाना क्या? नहीं, चांस ही नहीं है। अब हम चलते हैं अंकल। ठीक है, जाओ। बन्नू और बिट्टू दोनों जाते समय, अरे बन्नू, अंकल ने हमें पहचाना तो नहीं? पता नहीं रे, उसे उतना सीन नहीं है। रात हो गई। हर दिन के जैसे ही थाली भर के लड्डू लगाकर रखता था। दोनों भूत खाने के लिए आए। वे लड्डू लेते समय अचानक एक और भूत प्रत्यक्ष होता है। ओ, आप ही हो नए भूत? इतने दिनों से मेरा भोजन आप ही खा रहे हो क्या? इस दिन मैं आपको खाऊंगा। हम नहीं, चलो रे बन्नू, यहां तो सच का भूत आ गया है, भाग जाओ, चलो। वो वहां से भाग खड़े होते हैं। रुको, आज आपको ही खाऊंगा। ये कहते उनके पीछे थोड़ी दूर तक भागता है। इतने में 2 भूत भाग जाते हैं। बाद में गौतम ने अपना वेश निकाल दिया। अरे बिट्टू, बन्नू, दोनों मिलकर मुझे ही डराओगे क्या? मेरे पूरे लड्डू खाओगे क्या? वहां से दुकान की ओर चल पड़ते हैं। अरे अंकल, जान गया कि हम ही भूत के वेश में, अब से हमें उस ओर नहीं जाना चाहिए। और अपने अपने घर लौट जाते हैं।